प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष अपने YouTube चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही गए होंगे कि आज हम भारत के एक महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है 14 अप्रैल। आज के ही दिन भारत निर्माता क्यों कहा गया? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान बनाने तक आपने लड़ाई लड़ी है। दोस्तों, भारत को स्वतंत्र कराने में कई महान पुरुषों ने लड़ाई लड़ी है। अगर उन महान पुरुषों का नाम लिया जाए तो उनमें से एक महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी नाम आता है। दोस्तों, संविधान निर्माता, वह संविधान जिससे आज पूरा देश चल रहा है। देश की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र होगा, चाहे परिवहन का क्षेत्र होगा, चाहे कृषि का क्षेत्र होगा, चाहे हमारे मौलिक अधिकारों की बात होगी, हमारे कर्तव्यों की बात होगी, हमारे प्रशासन की बात होगी। यानी जितनी भी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं सब संविधान के द्वारा ही चल रही हैं। और संविधान बनाने में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक एवं जननी भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो हम बाबा साहब के बारे में बातें पढ़ते ही हैं, लेकिन आज उनका जन्मदिन था, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से न होकर एक सामाजिक माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि जो लोग जानते हैं इनके बारे में, जो कुछ जानते हैं इनके बारे में, वो तो जानते ही हैं। आइए उन बातों की चर्चा करते हैं जिनसे लोग परिचित नहीं हैं, या जो चीज़ें चर्चित नहीं हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, और गरीब परिवार में पैदा होने के साथ साथ दोस्तों एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। यह उस समय की स्थिति थी, दौर चल रहा था जो है 1891 का दौर था, जिस समय दलित वर्ग के लोगों से लोग बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखते थे। यहाँ तक कि लोग उन्हें देखना नहीं पसंद करते थे। शिक्षा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहब के पिताजी जो थे वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य विभाग में सूबेदार के पद पर थे। तो कुछ स्थितियाँ अच्छी होने के कारण, भाई कोई सैन्य विभाग में है तो स्थितियाँ अच्छी ही होंगी, तो कुछ स्थितियाँ अच्छी होने के कारण इन्हें पढ़ने का अधिकार दिया गया। इनके साथ साथ जो अन्य वर्ग उस समय खास करके दलित वर्ग के ही लोग थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो पढ़ नहीं सकते थे। तो दोस्तों, इन्हें पढ़ने का अधिकार मिला था। पढ़ने के दौरान इन्होंने देखा था खास करके जो है दलित वर्ग के लोगों के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा था। दोस्तों, इतना सब भेदभाव को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए बाबा साहब ने 32 डिग्रियाँ प्राप्त की थी 9 भाषाओं में। दोस्तों, उस समय छुआछूत, अस्पृश्यता बहुत चरम पर थी। कोई भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, कोई इनको देखना नहीं चाह रहा था। स्कूल में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया था। फिर दोस्तों, इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर जितनी भी समस्याओं का सामना किया था, अपनी काबिलियत के दम पर उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया था। और आज भी हमारा जो एक दलित वर्ग है उनको जीने का एक अच्छा स्वर्णिम अवसर मिला है। तो हम बार बार इस महान पुरुष को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उस समय की लड़ाई को लड़ करके आज लोगों को मानव का क्या जीवन होता है उस जीवन को जीने लायक बनाया। जीवन बहुत ही बदतर था, पशु से भी ज़्यादा बदतर था प्रारंभिक जीवन। तो आइए दोस्तों, कुछ हम बात करेंगे
इनका जो है जन्म जो हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा देखेंगे। इनको भारत रत्न, इतने महान पुरुष जिन्हें भारत रत्न, नाम के आगे भारत रत्न लगता है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों इनको भारत रत्न भी मिला, बहुत देर में मिला। भारत रत्न की शुरुआत तो 1951 से ही हो चुकी थी, लेकिन इनको मिला कब? बहुत बाद में, मरणोपरांत मिला दोस्तों, 90 के आसपास मिला है। यानी कि देने में भी कहीं ना कहीं से भेदभाव किया गया है। अभी भी है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वीडियो क्यों लेके आए हैं? इसीलिए लेके आए हैं कि इतना संघर्ष करने के बाद जो लोग आज मौज मस्ती कर रहे हैं, जन्मदिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं, लेकिन वो केवल मतलब ये नहीं है कि आप हर्षोल्लास मनाएं, आप जागरूकता पैदा करें, पढ़ें, कमाई का बढ़िया माध्यम बनाएं, फिजूल खर्ची ना करें। दोस्तों शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम देश को, समाज को, अपने परिवार को एक अच्छे स्तर तक ले जा सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ चर्चा करते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। दोस्तों देखेंगे इनके नाम में भीम एक वर्ड जुड़ा हुआ है, फिर आगे देखेंगे राम जी एक वर्ड जुड़ा हुआ है, एक वर्ड जुड़ा हुआ है अंबेडकर। दोस्तों जो भीम नाम है उनकी माताजी का नाम था। उनकी माताजी का नाम अगर आप देखेंगे तो आपकी माताजी का नाम था भीमाबाई सकपाल। तो दोस्तों जो भीम शब्द आया है, इन्होंने अपनी माँ से लिया है, भीमा से इन्होंने अपनी माँ का नाम भीमा लिया है, भीमा से अपना नाम, अपने नाम में भीमा जोड़ा है। दोस्तों फिर इनके नाम में अगर देखेंगे राम जी है, तो इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। तो दोस्तों ये पिताजी के नाम से लिया गया। अब देखिए इस महान पुरुष का निर्माण हुआ कैसे है, किस तरह से हुआ है। दोस्तों अगर आगे देखें, दोस्तों इनके गुरु थे, बहुत ही भेदभाव हुआ, बहुत ही भेदभाव हुआ। ज़्यादातर खास करके दलित और ब्राह्मणों के अंतर्गत जो छुआछूत की भावना थी वो चरम पर थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही प्रतिभाशाली बालक थे। इनकी प्रतिभा को देख करके इनके गुरु, ब्राह्मण गुरु थे दोस्तों, उनका नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर। ये इनके गुरुजी हैं दोस्तों। इन्होंने पहले इनके नाम के आगे इनके गांव के नाम के अनुसार, अर्थात इनके गांव का नाम था अम्बाद वेकर, तो इनके नाम के आगे अम्बाद वेकर लगाया जा रहा था, जो कि एक अटपटा नाम था। इनके गुरु ने कहा कि नहीं, इसको हटा करके हमारा नाम। दोस्तों हर ब्राह्मण जो है वही नहीं छुआछूत कर रहा था, कुछ ही कर रहे थे। जो उस समय भी जीनियस लोग थे वो नॉलेज, ज्ञान, क्वालिटी को महत्व देते थे। जाति को आज भी तो ऐसे है, जो जीनियस लोग हैं किसी भी वर्ग के हों, वो ये सब नहीं देखते हैं किस वर्ग के हैं, उनको क्वालिटी चाहिए। आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप कितना चरित्रवान हैं, ये सब देखते हैं ना। तो उस समय भी इनके गुरु थे कृष्ण केशव अंबेडकर। दोस्तों इन्होंने इनकी क्वालिटी को जाना, ये लड़का तो बहुत प्रतिभाशाली है, ये विश्व में नाम करेगा। अब भारत को ऐसे महापुरुष की ज़रूरत है। उन्होंने इनको इनकी अच्छी शिक्षा दिया, शिक्षा के साथ साथ अपना नाम दिया। तो दोस्तों जो अंबेडकर है ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गुरु जी का नाम है। दोस्तों ये एक ब्राह्मण थे, इनके अंदर छुआछूत की भावना नहीं थी, नहीं क्यों शिक्षा देते, कहते हम शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने इनके दिमाग को पढ़ा, इनकी प्रतिभाशालिता को देखा और उन्होंने इन्हें शिक्षा दिया। दोस्तों आगे देखेंगे तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 एमपी महू में हुआ था। एमपी महू में सैन्य क्षेत्र था दोस्तों, क्योंकि इनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो सेना हुआ करती थी उसमें सूबेदार थे। तो 1891 में इनका जन्म हुआ था, एमपी के महू में हुआ था। दोस्तों मृत्यु की बात करेंगे तो 6 दिसंबर 1856 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु हुई थी। वो दिल्ली में हुई थी दोस्तों, और डायबिटीज़ की बीमारी के कारण हुई थी। डायबिटीज़ के साथ साथ कुछ बीमारियाँ और थी। लंबे समय से संघर्ष करते हुए आप जो है 6 दिसंबर
1956 को मृत्यु को प्राप्त हुए थे। दोस्तों 6 दिसंबर 1956 को पूरे देश में शोक था, क्योंकि भारत एक महान पुरुष को गंवा चुका था। फिर भी इन्होंने देश को इतना ज़्यादा दिया है कि अगर देश उतना ही पढ़ लेगा तो देश का उद्धार हो जाएगा, और उसी को पढ़ने की आज ज़रूरत है। हमको भाव में नहीं बहना है, हमको ज्ञान को ग्रहण करना है। चलिए दोस्तों, और आगे अगर बात करें तो गांव का नाम हमने बताया ही अम्बेडकर था। पिताजी रामजी सकपाल थे, जिनकी मृत्यु दोस्तों 1913 में हो गई थी। ये सूबेदार थे और 1984 में इनकी ये सेवानिवृत्त भी हो गए थे। अब दोस्तों आप बताओ, 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हो रहा है और 1884 अर्थात 3 साल में पिताजी रिटायरमेंट हो रहे हैं। अब बताइए घर की स्थितियाँ क्या रही होंगी। बच्चा पैदा हो रहा है और इधर पिताजी रिटायरमेंट हो रहे हैं। दोस्तों अगर हम बताना आपको चाहेंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, कुल 14 भाई बहन थे। 14 भाई बहन थे और ये सबसे अंतिम थे। ये 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, आप कह सकते हो। इसमें कुछ ही भाई बहन जिंदा थे, क्योंकि दोस्तों वो दौर था कि जितने बच्चे पैदा होते थे शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो अधिकांशतः की डेथ हो गई थी, कुछ ही बचे थे। तो ये सबसे अंतिम थे, सबसे छोटे थे और इधर पैदा हो रहे हैं 3 साल बाद इनके पिता। एक मिनट, ये 1884, एक मिनट, 1891, ये है 1894, थोड़ा सा राम हुआ। 1894 में आप कहेंगे 1913 में इनकी मृत्यु हुई, तो 1994 कैसा है। तो चलिए 1894 में ये सेवानिवृत्त हुए हैं। अब जो इनको पेंशन मिलता था, अर्थात रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता था, उससे इनके पिताजी इनको किताबें उपलब्ध कराते थे। और इनके पिताजी भी पढ़े लिखे इंसान थे। सेवानिवृत्ति के बाद अपने गांव गए थे, वहां लोगों को इकट्ठा करके समझाया करते थे, जागरूक किया करते थे। और उन्होंने अपने बेटे के माइंड को भी पढ़ा था और उन्होंने जो है इनको स्कूल भेजना शुरू किया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ, 1894 में सेवानिवृत्ति हुए थे। उसी पेंशन से जो है ये इनको पढ़ाया करते थे। दौर आया था दोस्तों शादी विवाह का, तो 1906 आया। अगर आप देखेंगे 1891 9 साल इधर और 6 साल इधर, केवल 15 साल, 14 से 15 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शादी जो है रामाबाई सकपाल से हुई थी। जीवन ज़्यादा लंबा समय तक साथ नहीं चल पाया था। रामाबाई सकपाल जी 1935 में ही स्वर्ग को सिधार गई थी। अब अम्बेडकर जी अकेले हो गए थे। समय चलता रहा, उसके बाद देश भी आज़ाद हुआ, संघर्ष करते रहे। दोस्तों 1948 में एक विद्वान ब्राह्मणी महिला जो बहुत ही पढ़ी लिखी हुई थी, इनकी क्वालिटी से परिचित हुई और जिसका नाम था शारदा। उससे आपने जो है 1948 में दूसरी शादी किया था और शादी करने के बाद उस महिला का नाम रखा गया था या हुआ था डॉक्टर सविता अम्बेडकर। दोस्तों इस तरह से ये जीवन चलता रहा। दोस्तों हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने आसपास की स्कूलों में ग्रहण की थी, जहाँ पर दोस्तों वो पढ़ने जाया करते थे। वैसे तो इन्हें पढ़ने का, इन दलित वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था उस समय, लेकिन इनके पिताजी सैन्य विभाग में होने के कारण इनको पढ़ने की अनुमति मिली। ये थे और इनके भाई थे, दोनों लोग को स्कूल में नाम लिखाया गया। ये पहले दलित वर्ग के बच्चे थे जिन्होंने स्कूल में प्रवेश किया था। दोस्तों जैसे इन्होंने गेट से प्रवेश कर अपने क्लासरूम में गए, सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। बच्चों ने कहा अगर ये पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये गंदे हैं, ठीक नहीं हैं। उन बच्चों के बारे में पहले से ये चीज़ों को भर दिया गया था कि इनके साथ बैठना नहीं है, इनके साथ उठना नहीं है, बहुत गंदे होते हैं। दोस्तों पूरा स्कूल खाली हो गया था।
तो वहाँ के जो अध्यापक महोदय थे उन्होंने बच्चों को समझाया कि ऐसी बात नहीं है, ये भी बच्चे हैं, पढ़ेंगे। तब बच्चे सहमत ही नहीं थे। अंततः इस बात पे सहमति, दोस्तों गौर करिएगा क्या दौर था वो। आज हम आप लोग बैग उठाते हैं, जहाँ चाहें वहाँ पढ़ सकते हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार। अब आप किसी स्कूल में प्रवेश लो, वहाँ से लोग भागें, फिर आपको क्या फील होगा, सोचिए पहले, है कि नहीं। दोस्तों सहमति ये बनी कि जब ये बाहर बैठेंगे और हम क्लास के अंदर बैठेंगे तब हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे इनके साथ। इस बात से सहमति मिली। तो दोस्तों सारे बच्चे स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ा करते थे, अर्थात क्लास के अंदर बैठ के पढ़ा करते थे, और ये बच्चे अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके भाई साहब, दोनों लोग क्लास से बाहर पढ़ा करते थे। जब घर पे आए और अपने पिताजी से ये सारी बातें बताया कि वहाँ तो बड़ी खराब व्यवस्था है, वहाँ तो बहुत खराब व्यवस्था है। इतना ही दोस्तों, और सुनिए, जब इनकी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे ना, तब उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कोई हम बढ़ा चढ़ा के अपने से नहीं बता रहे, आप जाके पढ़िए, गूगल पे सर्च करिए। दोस्तों वहाँ पे क्या होता था, जो चपरासी हुआ करता था पानी ऊपर से पिलाया करता था, अपने से पानी नहीं पीने का। और जिस दिन चपरासी ना आए उस दिन सोचो क्या होता था, ये बच्चे बिन पानी पिए ही रह जाते थे। नो चपरासी नो वाटर आप कह सकते हो, ये व्यवस्था थी स्कूल में। नो चपरासी, पियून कह सकते हो, नो पियून नो वाटर। गर्मी का समय हो, चपरासी छुट्टी पर हो, तो ये बच्चे बिना पानी पिए रह जाते थे, अपने से नहीं पी सकते थे। आज भी हमारे समाज में कुछ छुआछूत व्याप्त है, कुछ महानुभाव लोग हैं, उनको महानुभाव ही कह दिया जाए, वो भी आज यही करते हैं। आप इसी दुनिया में रह रहे हो, इसी देश में रह रहे हो, लगातार सोशल मीडिया के संपर्क में, आए दिन एक वीडियो वायरल होता है कि दलित वर्ग के छात्र की पिटाई किया सिर्फ पानी पीने के कारण। दोस्तों आज भी है। तो हम आपको चाहिए इसको दूर किया जाए ना, आखिर ये कब तक प्रताड़ना सहेंगे। चलिए ये भेदभाव को दूर करना होगा। दोस्तों फिर नो पीयून नो वाटर, अर्थात बच्चा पूरा दिन बिना पानी के रह जाता था। इन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये कैसा व्यवहार है, हम नहीं जाएंगे, ऐसी जगह जाने से क्या मतलब। पिताजी ने कहा इसी को तो आपको दूर करना है, इसी को आपको दूर करना है, इसी भेदभाव, इसी छुआछूत, इसी जो कुरीति चली आ रही है पहले से ही समाज में व्याप्त है, इसी को आपको दूर करना है। तब इनके समझ में आया कि वास्तव में हम तो किसी तरह लड़ ले रहे हैं, हमारे वर्ग के अन्य लोग कैसे लड़ेंगे। हम उसी दिन से इन्होंने गांठ माना था कि हम किसी भी तरह से इस व्यवस्था को ख़त्म करेंगे। दोस्तों लगातार ये पढ़ते रहे। फिर इन्होंने 10वीं की परीक्षा जो है बॉम्बे, 10वीं की परीक्षा इन्होंने बॉम्बे एल्फिस्टन कॉलेज से इन्होंने एक अच्छे नंबर से पास किया। दोस्तों बीए की परीक्षा इन्होंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से पास किया। एमए करने के लिए, एमए और पीएचडी करने के लिए दोस्तों ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, विदेश चले गए। दोस्तों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने एमएससी और डीएससी किया। अगर आप गौर करें, एमए आर्ट का विषय है, एमएससी और डीएससी ये सब साइंस के विषय हैं, अर्थात व्यक्ति टैलेंटेड नहीं मल्टी टैलेंटेड था। कितना बड़ा दिमाग था। आज हम आप भी तो किसी की साइंस अच्छी है तो उसका इतिहास, भूगोल अर्थात आर्ट के विषय गड़बड़ा है कि नहीं। किसी के मैथ अच्छे हैं तो पता चला इधर आर्ट के विषय गड़बड़ है। लेकिन ये व्यक्ति, हम आज जबकि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, व्यक्ति पीएचडी एमएससी ये सब कर रहे हैं, डीएससी कर रहे हैं, डीएससी में डॉक्टर ऑफ साइंस, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। तो दोस्तों यही सब था। उसके बाद दोस्तों ग्रेस इन, ये कॉलेज का नाम है, इन्होंने यहाँ से बैरिस्टर लॉ की डिग्री को धारण किया था। दोस्तों इनकी सारी डिग्रियाँ तो हम नहीं लिख पाएंगे, फिर भी हम बताएं आपको, इन्होंने 9 भाषाओं में, आपने 9 भाषाओं में 32 डिग्रियाँ लिए थे डिग्रियाँ। दोस्तों 9 भाषाओं में 32 डिग्रियाँ आपने ग्रहण किया था। दोस्तों छुआछूत अस्पृश्यता का एक उदाहरण और आपको मिलेगा।
इन्होंने जो है पर्शियन भाषा को पढ़ा था। पर्शियन भाषा क्यों पढ़ा था? क्योंकि इनको संस्कृत पढ़ने नहीं दिया गया। यहाँ के ब्राह्मणों ने कहा संस्कृत ब्राह्मणों के लिए है, दलितों के लिए नहीं है। इनको संस्कृत पढ़ने से वंचित रखा गया, तब इन्होंने पर्शियन भाषा को पढ़ा था। अब सोचिए कितना बड़ा भेदभाव है कि संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया। बाकी पर्शियन पढ़ने से इनको बहुत फ़ायदा हुआ, ढेर सारी चीज़ों को इन्होंने जाना। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों स्कूल लाइफ चल रही थी। स्कूल लाइफ के दौरान ये एक पार्क था। एक पार्क में पेड़ के नीचे किताबों को पढ़ रहे थे। दोस्तों किताबों से बहुत चिपके हुए हुआ करते थे। इनको जानकारी हो गई थी, सारा ज्ञान किताबों में भी है। आज भी तो बाबा साहब ने कहा है हमें पूजने की ज़रूरत नहीं है, हमें आप किताबों में पढ़िए, हमारी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। हम तब खुश होंगे जब हमारी पूजा होगी, तब नहीं खुश होंगे। हम तब खुश होंगे जब हम किताबों में पढ़े जाएंगे। अर्थात हमारी पूजा पाठ मत करिए, आप किताबों में पढ़िए, तब हम खुश होंगे। क्योंकि शिक्षा ही हर चीज़ को दूर करेगा, चाहे असमानता होगा, चाहे छुआछूत होगा, चाहे गरीबी होगी। आइए देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों एक पेड़ के नीचे ये पढ़ रहे थे, तो वहाँ से एक समाज सेवी थे जो इनके जीवन के टर्निंग पॉइंट थे, जिन्होंने इस छोटे से बच्चे को महापुरुष बनाया। वो थे दोस्तों दादा किर्लोस्कर। इनके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी को मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे, तो ये रोज़ आते जाते देख रहे थे किर्लोस्कर महोदय रोज़ लगातार देख रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है। इनको पता चल गया बच्चा जीनियस है। एक दिन गए और उन्होंने बात किया। बात करने के बाद कहा कि आप लाइब्रेरी में जाके क्यों नहीं पढ़ते? ये डिजिटल लाइब्रेरी आज की नहीं है, तब आज भी यूनिवर्सिटियों में है बुक लाइब्रेरी, पुस्तकालय, वहाँ की बात कर रहा है। आप लाइब्रेरी में जाके क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ बड़ा डिस्टर्बेंस भी होता होगा, लोग आते जाते रहते हैं। दोस्तों इन्होंने कहा लाइब्रेरी में मुझे घुसने नहीं दिया जाता, मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, छुआछूत की भावना वहाँ पे है, छुआछूत व्याप्त है। अब सोचो अगर आज आपके साथ किया जाए तो आप बहुत रोओगे और सब छोड़ के घर बैठ जाओगे। जब बच्चा पार्क में पढ़ रहा था, तब उस समय जो समाज सेवी थे किर्लोस्कर महोदय ने इन्होंने इनको गौतम बुद्ध की जीवनी प्रोवाइड करवाई थी। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध की जीवनी इनको प्रोवाइड करवाई थी। कहा इस किताब को बेटा आप पढ़िए। तो गौतम बुद्ध ने इनकी किताबी को अम्बेडकर साहब ने गौतम बुद्ध की जीवनी को पढ़ा। पढ़ने के बाद बहुत प्रभावित हुए और अपने जीवन के अंतिम चरण में 1956 में जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इनके साथ 4 से 5 लाख व्यक्तियों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। धर्म तो इनका हिंदू था, अंततः हिंदू धर्म से ऊब गए। छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना से ऊब करके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इनके साथ लगभग 5 लाख व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। स्कूल में दोस्तों अगर और चर्चा कर रहे हैं तो स्कूल में इनके साथ कोई खेलने के लिए तैयार नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समय आएगा, किर्लोस्कर साहब इनको देखे कि ये लड़का बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, तो इनको ले गए बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजीराव द्वितीय के पास, गायकवाड़ सयाजीराव तृतीय के पास। दोस्तों एक खानदान था गायकवाड़, बड़ौदा का गायकवाड़। यहाँ के जो राजा थे, जो रियासतदार थे, वो थे सयाजीराव द्वितीय। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक स्कॉलरशिप योजना बनाई थी और कहा था कि इस स्कॉलरशिप योजना के दौरान हम अपनी तरफ से लोगों को 4 साल के लिए विदेश भेजते हैं।
4 साल के लिए विदेश भेजते हैं। जो लड़का वहाँ से पढ़ लिख कर आएगा फिर हमारे लिए कार्य करेगा। उसमें दोस्तों विदेश में पढ़ने के लिए 25 रुपये महीना स्कॉलरशिप दी जाती थी। दोस्तों फिर इस स्कॉलरशिप का प्रयोग करके 1913 में बाबा साहब USA या US के लिए गए और बड़े दुख की बात है कि 1913 में ही इनके पिता राम जी सतपाल की मृत्यु हो गई। सोचो दोस्तों कितना कठिन समय रहा होगा। अब कोई पैसा देने वाला नहीं था, इसी 25 रुपये में सब कुछ करना था। तो दोस्तों इन्होंने जो है 25 रुपये महीना स्कॉलरशिप से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। 4 साल बाद ये वापस आए, अर्थात 1917 जून में ये वापस आए और वापस आकर के जो गायकवाड़ की सेना थी, जो सैन्य विभाग था, उसमें सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त हुए। जब सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त हो गए तो दोस्तों शिक्षा तो ग्रहण कर लिए, लेकिन देश में अभी भी वही है कि दलित वर्ग का बच्चा है। और सैन्य सचिव का पद एक अच्छा पद होता है, इनके नीचे बहुत से लोग थे, कोई इनको अपना सचिव मानने के लिए तैयार नहीं था। जहाँ ये बैठ जाते वहाँ से सब भाग जाते। जो आदेश ये देते कोई आदेश का पालन न करता, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। इन्होंने कई बार अपने उच्च पदों पर बैठे लोगों को या राजाओं को, देशीय जो राजा थे वहाँ के, उनको पत्र भी लिखा कि आखिर मेरे पास ऐसा भेदभाव क्यों। और ये भी उब चुके थे कि अगर ये भी इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हम समाज को नहीं बदल पाए तो हमारे पढ़ने लिखने का मतलब क्या है। हमें इस पर मेहनत करना होगा, बदलना होगा। हम तो किसी तरह सह ले रहे हैं, जो और लोग होंगे उनका क्या होगा। तो दोस्तों इन्होंने 1918 इन्होंने इसी के दौरान इन्होंने नौकरी छोड़ा और 1918 में ये जो है 1918 में दोस्तों ये प्रोफेसर, पॉलिटिक्स के प्रोफेसर बने। 1918 में आप जो है पॉलिटिक्स के प्रोफेसर की नौकरी किया। तो दोस्तों जब ये पॉलिटिक्स के प्रोफेसर बनने के बाद ये स्कूल को, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी को इन्होंने ज्वाइन किया। जब इन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया मुंबई में, दोस्तों ये स्थान था मुंबई में प्रोफेसर बने थे। ठीक है, मुंबई सुनाई तो पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हो यहाँ पे। तो मुंबई में प्रोफेसर बने पॉलिटिक्स के। और जिस दिन इन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया तो दोस्तों आप फिर से एक बार रिवीजन आपको करवाते हैं कि केवल उस समय ब्राह्मण वर्ग के ही बच्चे पढ़ते थे या उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। जो निम्न वर्ग था इनके बच्चे पढ़ते नहीं थे, सारे बच्चे ब्राह्मण वर्ग के थे, ये जर्नल वर्ग के थे। जैसे ही इन्होंने क्लास में प्रवेश किया सारे बच्चे उठ के भाग गए। अब बताओ, इतनी बड़ी डिग्री ग्रहण करने के बाद अगर आपके पास ऐसा भेदभाव होगा, क्या आज आप सह पाएंगे? आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन नहीं, बाबा साहब लगातार लड़ते रहे और अंततः आज सफलता पाए हैं। फिर भी आज अधिकांश लोग उसी गुलामी में फिर से जी रहे हैं, उसी अंधविश्वास में फिर से जी रहे हैं, उसी छुआछूत में फिर से जी रहे हैं, उसी भेदभाव में फिर से जी रहे हैं। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जैसे ही इन्होंने स्कूल में एंट्री मारी, क्लास में एंट्री लिए, वैसे ही सारे बच्चे भाग गए। प्रिंसिपल के पास गए और कहे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये निम्न वर्ग का है टीचर, हम नहीं पढ़ेंगे। अध्यापक ने कहा 1-2 दिन देख लो, 1-2 दिन किसी तरह से देखो, क्योंकि इस विषय के और टीचर है नहीं, देखना ही पड़ेगा, एग्जाम लगा हुआ है, देखना ही पड़ेगा। बच्चों ने किसी तरह से कहा चलो हम 1-2 दिन देख लेते हैं। दोस्तों वो भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए मौका था। उस 2 से 4 दिन में उन बच्चों को इस तरह से पढ़ाया, दोस्तों ज्ञान तो था ही, इस तरह से पढ़ाया कि उन बच्चों ने उस तरह का ज्ञान कभी ग्रहण ही नहीं किया था। उन बच्चों ने कहा कि सर हमसे भूल हुई, हम अंधकार में जा रहे थे, आपने मुझे प्रकाश में लाया है। फिर जाकर के प्रिंसिपल से आग्रह किए कि कंटिन्यू हम इन्हीं से पढ़ेंगे, हमें जाति वाति से कोई मतलब नहीं है, हम इन्हीं से ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों वो थी काबिलियत,
पहली बार काबिलियत से कि जो इन्होंने जो है यहाँ पर जाके छुआछूत को ख़त्म किया था। दोस्तों चलिए ठीक है, बच्चे तो यहाँ सुधर गए, लेकिन जो इनके सहयोगी प्रोफेसर थे वो हे की दृष्टि देखते थे, घृणा की दृष्टि से ही देखते थे। बताओ, निम्न वर्ग का प्रोफेसर, हम लोग के साथ ये चल रहा है, हम लोग से ज़्यादा यहाँ मानदान हो रहा है। अब इनको समझाना मुश्किल था, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो कभी अगर जग से पानी पी लेते थे तो उस जग को बदल दिया जाता था। कभी ये अगर मीटिंग में बैठते तो मीटिंग में सब लोग बहुत दूर बैठा करते थे, इस तरह से था। तो दोस्तों इनके विचारों से प्रभावित हुए कोल्हापुर रियासत के राजा थे, उनका नाम था साहू जी। वो प्रभावित हुए, जबकि वो जनरल ही थे, ब्राह्मण ही थे या क्षत्रिय रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि सही कर रहा है लड़का, अगर इसके विचार को और प्रसारित किया जाए तो शायद सफलता मिलेगी, जिसको हमें ज़रूरत है। तो 1920 में दोस्तों 1920 में कोल्हापुर रियासत के जो राजा थे साहू जी, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इनकी मदद किया, आर्थिक मदद होती दोस्तों, मदद किया और कहा कि आप एक पत्र निकालो, साप्ताहिक पत्र, जिससे आपके विचारों का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो सके। अभी तो आपकी यूनिवर्सिटी में ही हो रहा है, पूरे भारत में हो सके। तो दोस्तों इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका नाम था मूक नायक। ध्यान देना, ये साप्ताहिक पत्र का नाम है मूक नायक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मूक नायक, ठीक है ना। मूक नायक समाचार पत्र को, साप्ताहिक पत्र को निकाला था, हफ्ते में एक दिन निकलता था। उसमें इन्होंने अपने विचारों को लिखा था, किस प्रकार को छुआछूत से दूर करना है, किस प्रकार से भेदभाव को दूर करना है, अस्पृश्यता को ख़त्म करना है, किस प्रकार से हम ज्ञान को ग्रहण करेंगे, और ढेर सारी बातें लोगों को जागरूक किया जाता था इस पत्र के माध्यम से। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने समाज को सुधारने का कार्य किया था। दोस्तों हम बाबा साहब द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य तो वहाँ से 1920 में इन्होंने साप्ताहिक पत्र निकाला था, जिसमें इन्होंने अपने विचारों को लिखा था लोगों को जागरूक करने के लिए। उसमें मदद किए थे कोल्हापुर रियासत के राजा साहू जी। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करें तो इन्होंने सबसे पहला प्रथम प्रयास जो किया था, एक सभा का गठन किया था, उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हैं, समाज से लोग बहिष्कृत हैं, उनका हित कैसे किया जाए, इसको ध्यान में रखकर इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था 1922 में। इस सभा के अंतर्गत जो लोग आते थे उनको बताया जाता था कि आप किस प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करें, या शिक्षा के ग्रहण करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। शिक्षा ही है जो हमें हर चीज़ से निजात दिलाएगी, और अब अपनी कमाई को किस तरह से बढ़ाएं। तो दोस्तों इन्होंने पहला काम बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। दोस्तों इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था, उसका नाम था वेटिंग फॉर ए वीज़ा, अर्थात वीज़ा का इंतज़ार, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। दोस्तों 1946 में इन्होंने बुक लिखी थी हुआ शूद्र कौन थे, अर्थात क्षत्रिय कौन थे। दोस्तों जैसा कि बताया जाता है कि नहीं, जैसे कि इन्होंने अध्ययन किया था, इन्होंने लिखा इस किताब में कि मेरे पढ़ाई के दौरान, अर्थात पढ़ने से मैंने जो प्राप्त किया है, वो निष्कर्ष ये निकला है कि शूद्र क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया था। जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार, दोस्तों यहीं से शिक्षा शुरू होती थी, जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। अर्थात भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार ब्राह्मण कौन थे, ब्राह्मण क्षत्रिय ही थे, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा ब्राह्मणों ने बंद कर दिया था और इन्हें जो है शूद्र बना दिया था, इनको शिक्षा से वंचित कर दिया था। तो दोस्तों यही सब है इनके बारे में, इन्होंने ये सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आगे हम कार्यों के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तों संविधान में योगदान,
अगर देखा जाए तो संविधान में योगदान क्या है। संविधान सभा के लिए सदस्यता ग्रहण करनी थी 389 सदस्यों को। आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ जानकारी मिलेगी, जिसमें से एक सदस्य बाबा साहब भी थे। संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने भी चुनाव लड़ा। पहले तो इन्होंने जो है बॉम्बे से चुनाव लड़े। दोस्तों जितने भी अपने यहाँ ग्रेट लीडर थे अर्थात महान नेता थे दोस्तों, उन्होंने सब ने विरोध किया कि ये बंदा संविधान सभा में नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो भूचाल मचा देगा। सब लोगों ने पावर लगाया, सब लोगों ने पावर लगाया। वो अंततः जब रिजल्ट आया तो बाबा साहब हार गए बॉम्बे से। कई फेज में चुनाव हो रहे थे। फिर उन्होंने यहाँ बंगाल से चुनाव लड़े। बंगाल मतलब ये है वर्तमान बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बंगाल से जब इन्होंने लड़ा, जब आपने बंगाल से चुनाव लड़े तो इनको मुस्लिम लीग ने हेल्प किया। विरोध होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने हेल्प किया और ये विजयी हुए और संविधान सभा में बैठे। तो बंगाल से ध्यान, इतना संघर्ष, सोचो पहले एक जगह से हार रहे हैं, दूसरी जगह भी विरोध हो रहा, फिर भी जीत रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रहा, कभी आपने हिम्मत नहीं आ रहा। तो ध्यान देना दोस्तों, बंगाल से ये जीते और जाके संविधान सभा में बैठे। अब देखिए फिर से एक बार तूफान काल आने वाला है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इनकी जो बंगाल की सीट थी वो पाकिस्तान में चली गई। ये पाकिस्तान में चली गई, फिर से एक बार भूचाल मचा, तूफान आया कि अब क्या होगा। तब ध्यान देना, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने जो है यहाँ से एक सीट खाली कराया। उनका नाम था मुकुंद राम यामार जयकर। ये बॉम्बे से सदस्य थे। दोस्तों देखो, बॉम्बे से ही चुनाव हार रहे हैं, फिर बॉम्बे से ही पुनः सदस्य बन रहे हैं, क्योंकि संविधान सभा में इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो बॉम्बे से पुनः ये चुने गए मुकुंद राव जयकर ने इस्तीफा दिया और फिर से बॉम्बे से पुनः चुने गए भीमराव अम्बेडकर। और दोस्तों 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिसमें 7 सदस्य थे। तो दोस्तों ये इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें की अगर चर्चा करें तो आइए चर्चा कर लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं क्या। दोस्तों अगर अन्य महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें, अन्य महत्वपूर्ण बातें, तो पहली बात है जो दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भागीदार हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वैसे तो गोलमेज सम्मेलन एक बार होना था, लेकिन सबकी उपस्थिति न होने के कारण ये 3 बार बुलाना पड़ा। अंग्रेज़ों ने बुलाया था कि आइए बैठ करके हम आप भारत के उत्थान की एक बात करते हैं, जिसमें तीनों बार सहमति हो नहीं पाई थी। तो तीनों बार 3 वर्ष लगातार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। दोस्तों अगर यहाँ देखा जाए जो है, हाँ, तीनों बार ये भाग लिए थे। गांधी जी केवल दूसरे में गए थे। जब दूसरों में ये गए थे तो गांधी जी से इनकी बहस हुई थी अपने दलित वर्ग को लेकर के, ठीक है। तो ये है। फिर दोस्तों अगर देखा जाए 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसमें अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर हैं। बातें गांधी जी की हैं, लेकिन गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो दोस्तों 25 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता हुआ है अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच। दोस्तों चौथी बात अगर कहें तो साइमन कमीशन के सदस्य, अगर देखा जाए साइमन कमीशन सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में शामिल थी। साइमन कमीशन सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य थे।
जब पूरा देश विरोध कर रहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, तब दोस्तों बाबा साहब, अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, इन्होंने किसी एंगल से समर्थन किया होगा, ठीक है, तो साइमन कमीशन के समर्थन में थे। दोस्तों अगर और बात करें, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन से असहमत थे, भारत छोड़ो आंदोलन से असहमत थे, यानी कि सहमत नहीं थे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से सहमत थे। और दोस्तों अगर देखा जाए, भारत के पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री नियुक्त हुए थे, भारत के पहले विधि या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। भारत के पहले विधि या कानून मंत्री थे, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करेंगे, प्रथम लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव जब हुआ था, तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव में ये हार गए थे। देखो दोस्तों, कैसा है ये समाज, कैसा है ये देश, इतने महान व्यक्ति को नहीं चुन रहा है। तो लोकसभा के चुनाव में पराजय हुई थी। फिर दोस्तों ये राज्यसभा के चुनाव से ये एमपी बने थे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद यहाँ भी लोग होते हैं और सांसद यहाँ भी होते हैं। तो दोस्तों लोकसभा से चुनाव हारने के बाद फिर भी इन्होंने हार नहीं माना, राज्यसभा से यह एमपी बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। तो दोस्तों देखिए कितना संघर्षपूर्ण जीवन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का रहा है। उम्मीद है कि जितनी चीज़ों को हमने बताया है, सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। दोस्तों देखिए, जन्मदिन के दिन हर्षोल्लास तो मनाया जाना चाहिए ही, उसके साथ साथ जो विशेष जानकारियां हैं इनके जीवन के बारे में, किस तरह से इन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, उसके बाद हमारे समाज के लिए कार्य किए, हमारे देश के लिए कार्य किए, उसको समझना होगा और अपने जीवन में उतार कर हम भी क्यों ना कितने भी गरीब परिवार में पैदा हुए हों, फिर भी हमें हर हाल में शिक्षा को ग्रहण करना होगा। दोस्तों कहा जाता है कि केवल ये दलितों के लिए ही कार्य करते थे, ऐसा नहीं है। जब इन्होंने संविधान बनाया, जाके देखिए अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का अधिकार है, उसमें तो सबके लिए समानता की बात कही गई है ना, हर वर्ग के लिए समानता की बात कही गई है। तो ये बताना गलत होगा कि इन्होंने केवल दलितों के लिए कार्य किया है। इन्होंने शुरू में दलितों के लिए कार्य किया था, क्योंकि उनके साथ ही छुआछूत किया जा रहा था, अन्य किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब ये बाद के समय में इन्होंने बड़े स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर ये बताना गलत होगा कि अंबेडकर जी सही थे कि गांधी जी सही थे। जैसे गांधी जी सर्व समाज की बात करते थे, बाद में अंबेडकर जी ने भी तो सर्व समाज की ही बात किया था। बाकी तुलना करना यहाँ ठीक नहीं होगा। सब लोग अपने स्थान पर सही थे, समय के अनुसार थे। जैसे अगर देखा जाए इससे पहले 1942 में गांधी जी ने करो या मरो कह दिया था। इससे पहले कभी वो हिंसा का समर्थन किए थे? जैसे जैसे देश की मांग होती थी, समाज की मांग होती थी, वैसे वैसे ये हमारे महान नेता, चाहे वो गांधी जी रहे हों, बाल गंगाधर तिलक रहे हों, नेहरू जी रहे हों, या अन्य नेता सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, भगत सिंह जी रहे हों, तो ये सब इन सब लोगों ने जो है भारत को आज़ाद कराने में, भारत कि समाज को सुधारने में महान योगदान दिए हैं। और इन महान नेताओं में से एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो नेता के साथ साथ विद्वान भी थे। तो दोस्तों इस क्लास को लेकर आने का मेरा मकसद यही था कि लोग जो जानकारियाँ बाबा साहब के बारे में जानते हैं, उस जानकारियों को और बढ़ाया जाए। आज उनका जन्मदिन था, तो यह वीडियो उनके जन्मदिन को समर्पित है। तो इस वीडियो का अंत हम जय भीम जय भारत के नारे के साथ समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी। जो कुछ त्रुटियां रह गई होंगी उसको आप माफ़ करिएगा। अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ साथ यह जानकारी अन्य व्यक्तियों के पास भी पहुँचे तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।